हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's renewable energy share is expected to grow from 21% in 2024 to what percentage by 2027। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ डेटा यहाँ पे रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है जो एक्सपेक्टेड है कि ये 21% से जो आपका 2024 में था ये ग्रो करेगा 27% बाय दी 2027। ठीक है, कितना परसेंट ग्रो करेगा ये आपका 21 से 27% ग्रो करेगा बाय द ईयर 2027। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपकी ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है आपके सोलर पावर का। ठीक है, और ये आपका इन्होंने एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया है कि मोर देन 28% ये इंक्रीज होगा बिटवीन 2025 एंड 2027। वहीं पे विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी का हमने ग्रोथ देखा है 2018 से 2024 के बीच में 7% ये देखने को मिला है और आने वाले टाइम में 25 से 27 के बीच में ये 11% एनुअली ग्रो करेगा। नेक्स्ट बात करें अगर हाइड्रो पावर की तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 7% आपका ग्रो करेगा बिटवीन दीज ड्यूरेशंस। देन न्यूक्लियर पावर की बात करें तो ये आपका 2024 में 13% ग्रो हुआ था और हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि हम इसे ट्रिपल करें, मतलब जो कैपेसिटी आपकी थी 8.2 गीगावाट की, इसे 2032 तक हमारा एम है कि हम इसे ट्रिपल करें जो आपका 22.5 गीगावाट के आसपास रहेगा। ठीक है, वहीं पे कोल अकाउंट की बात करें तो 2024 में हमने देखा है कि 74% जो है कोल से पावर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कोल की मदद से पावर जनरेशन यहाँ पे किया गया है और हमारा टारगेट है कि 2027 तक हम कोल का जो कंजप्शन है वो कम करें, 67% तक इसे ले आए, 74 से 67% हम इसे कम कर दें बाय 2027। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फिलिप बिरोल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में और 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे। तो इन मंथ ऑफ मार्च जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 175th इनका जो फाउंडेशन डे है वो ऑब्जर्व किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस इवेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी जो हैं इन्होंने कॉमरेटिव फ्लैग एंड सोशल पोस्टल कवर यहाँ पे रिलीज किया था इस ओकेजन पे। फाइन, और ये सेलिब्रेशन हुआ था आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फाइन, इस इवेंट में जो है दो सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। पहला आपका है फील्ड डेटा एक्विजिशन ऐप और दूसरा है जियो हेरिटेज ऐप जिसका नाम है आपका भू विरासत। ठीक है, इन दोनों यहाँ पे ऐप्स को लॉन्च किया गया था। फाइन, इसके साथ एक स्पेशल पब्लिकेशन रिलीज किया गया था, गॉडवांडा बेसिन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये रिलीज किया गया था यहाँ पे। फाइन, नाउ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके कारण डीजी हैं आसिफ शाह। आपका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में अभी डिस्कस किया और इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1851 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिपोर्ट विच इज from borrowers to builders, women's role in India's financial growth story, launched by the Women's Entrepreneurship Platform in partnership with TransUnion Civil Limited, Microsave Consulting, दैट इज MSC। तो ये जो आपकी रिपोर्ट थी इसे विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विच कम्स अंडर द नीति आयोग, इन्होंने ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेव कंसल्टिंग लिमिटेड के कंसल्टिंग जो फर्म है उनके साथ मिलकर लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज पर दिस रिपोर्ट 42% ग्रोथ जो है इन द नंबर ऑफ वुमेन्स एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट एज ऑफ दिसंबर 2024। तो 42% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है हमें वुमेन्स जो एक्टिवली मॉनिटर करती हैं इनके क्रेडिट। ठीक है, देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना ऐसे स्टेट्स हैं विच आर अकाउंटेड फॉर द 49% ऑफ ऑल सेल्फ मॉनिटरिंग वुमेन इन December 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस पर्पसेस अकाउंट्स ओपन बाय वुमेन्स डिक्रीज्ड बाय 4.6 टाइम्स सिंस 2019। देन नेक्स्ट इज नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स जैसे आपके राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन अ एक्टिव वुमेन बोरोवर्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है एज ऑफ दिसंबर द शेयर ऑफ वुमेन्स इन अ टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग बेस, ये आपका जो है बड़ा है 19.43% से एज कम्पेयर टू दी 17.89% इन द ईयर 2023। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है, जो ट्रू नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो टोटल नंबर ऑफ बिजनेस पर्पस अकाउंट थे वो वुमेन्स द्वारा ओपन किए गए हैं एंड ये आपका डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ है 4.6 टाइम्स। बेसिकली 2019 में 8 लाख यहाँ पे अकाउंट खोले गए थे और अभी जो है ये इंक्रीज होके 37 लाख हो गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ जो ये रिपोर्ट थी वो रिलीज किसने की थी? नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम द्वारा इसको रिलीज किया गया था। नाउ बात कर लेते हैं ट्रांस यूनियन सिविल की। इसके करंट MD एंड CEO हैं भावेश जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। नेक्स्ट इज Mintyok Innovation Private Limited made its first acquisition in a central bank digital currency that is CBDC sector by acquiring which company? तो इन्होंने recently acquire किया है DigiLedge को। ठीक है, किसे acquire किया है? DigiLedge को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Mintyok Innovation जो है it is backed by PayPal and HDFC Bank। फाइन। DigiLedge की बात करें तो इसके फाउंडर हैं चांदनी महेश एंड महेश गोविंद, ये इसके फाउंडर्स हैं एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक इंडिया विल नीड टू ग्रो बाय -% ऑन एन एवरेज ओवर द नेक्स्ट 22 years टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग हाई इनकम नेशन स्टेटस बाय 2047। तो आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है कि हमें जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, हमें हाई इनकम नेशन स्टेटस पाना है 2047 तक। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया को जो है 7.8% के दर से ग्रो करना होगा, तभी हम आने वाले 22 सालों मतलब नेक्स्ट 22 ईयर्स में हमें इतना ग्रो करना है, 7.8% की ग्रोथ हमें रखनी है ताकि हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाए 2047 तक। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम, टाइटल बिकेम अ हाई इनकम कंपनी इन अ जनरेशन। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई थी और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है इसके बेसिस पे इन्होंने 4 कैटेगरी यहाँ पे बनाई है वर्ल्ड बैंक ने। जैसे लो इनकम कंट्रीज आपकी इनका जो GNI है ग्रॉस नेशनल इनकम है ये आपका जो है कितना होना चाहिए? 1045 या इससे कम। अगर इससे कम होता है इन दैट केस ये लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। वहीं पे जिस कंट्री का GNI पर कैपिटा जो है ये 1046 US डॉलर से 4095 US डॉलर के बीच में होता है तो ये आपका लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाता है। ऐसे ही कंट्रीज जिनका GNI 4096 US डॉलर एंड 12,535 US डॉलर के बीच में है तो ये अपर मिडिल इनकम है। और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं? ऐसी जिनका GNI पर कैपिटा आपका जो है होता है 12,536 या इससे ज़्यादा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा इंडिया कौन से लेवल पर लाई करता है अभी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो मिडिल इनकम वाली कंट्री में जो है इस कैटेगरी में जो है इंडिया लाई करता है। फाइन। इंडिया का जो GNI है GNI पर कैपिटा है ये है 1136 US डॉलर एंड बिटवीन योर 4465 US डॉलर और ये आपका 2023 का डेटा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया आपका लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। फाइन। अब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कुछ सिनारियो दिए हैं कि इंडिया अगर ऐसा करेगा तो ये जो है अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। जैसे हमें अचीव करना होगा फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा, हमें इन्वेस्टमेंट जो है आपकी प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी होगी। हमें 33.5% से ये 33.5% ऑफ GDP से बढ़ाकर ये 40% हमें करना होगा बाय 2035। देन हमें ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो आपका बढ़ाना होगा 56.4% से ये हमें मोर देन 65% करना होगा और हमें प्रमोट करना होगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को। वहीं पे विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, 55% हमें करना होगा 2050 तक। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी अपने रिपोर्ट में। फाइन। नाउ वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के साथ, ताकि ये एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें for developers and the home buyers। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये एमओयू साइन किया है CII IGBC के साथ। नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO हैं अजेश कुमार श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और 1937 में स्टैब्लिश इसे किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई टू एम्पावर MSME। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसके द्वारा पार्टनरशिप की गई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, ताकि MSMEs को और एम्पावर किया जा सके, उन्हें और बढ़ावा मिल सके। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यस बैंक द्वारा ये पार्टनरशिप की गई थी और ये MOU आपका साइन हुआ था ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, अब इसके दौरान 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी येस बैंक ने लॉन्च किए थे अपने येस बैंक सूट के अंडर, विच इज येस एक्सपोर्ट एंड दूसरा है येस पावर अप। ठीक है, ये आपका है, इसका मेन एम क्या है, येस एक्सपोर्ट आपको हेल्प करेगा MSMEs को एंड विमेन एंटरप्राइजेस के लिए आपका येस पावर है। ठीक है, नाउ येस बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड एज अ 2025 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज लूटरेट। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको 2025 के प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर ई, दैट इज लियू जियाकुन, जो आपके आर्किटेक्चर हैं चाइना के, इनको सेलेक्ट किया गया है 2025 के अवार्ड के लिए, जो अवार्ड सेरेमनी आपकी मई में होंगी। ठीक है, मई में होनी है ये। अब प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड जो है इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, और ये हाईएस्ट ऑनर होता है इस फील्ड का, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब चाइना के लियू जियाकुन जो है ये सेकेंड आर्किटेक्चर है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। इनसे पहले ये अवार्ड दिया गया था वांग सू को 2012 में। ठीक है, लियू जियाकुन 2025 के लूटरेट हैं, जो 54th लूटरेट बने हैं जिनको ये अवार्ड मिलेगा। ओके, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज की बात करें तो 1979 में इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय द एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है J.A. प्रिट्जकर एंड इनकी वाइफ सिंडी, इनके द्वारा ये आपका स्टैब्लिश किया गया था। और इस अवार्ड एज अवार्ड यहाँ पे प्राइज मनी दिया जाता है $1 लाख का अलॉन्ग विद योर ब्रॉन्ज मेडलियन। फाइन, 2024 की बात करें तो जापान के आर्किटेक्चर आपके हैं रिकिन यामामोतो, उनको ये 2024 का अवार्ड दिया गया था प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। फाइन, लियू जियाक्युन की आप यहाँ पे इमेज जो है देख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए CEO आपके बने हैं अजय भादु। ओके, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने रिप्लेस किया है L सत्य श्रीनिवास को। नाउ GEM जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। Next is recently in March, the Asset Reconstruction Company Limited, that is ARCIL, acquired which bank's non-performing microfinance loan portfolio for rupees 34.26 करोड़। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके जो स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो जो है वो एक्वायर किया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस लोन है पोर्टफोलियो है उसको इन्होंने एक्वायर किया है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करंट MD एंड CEO हैं संजीव नौटियाल। इन्हें इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। वहीं पे ARCIL की बात करें तो इट इज बैक्ड बाय द एवेन्यू कैपिटल ग्रुप एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द न्यू डिस्क्लोजर रूल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बाय सेबी बिकम इफेक्टिव। तो रिसेंटली सेबी ने आपके जो है गाइडलाइंस आपके इशू किए थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, बेसिकली जैसे एक कंपनी है, जैसे XYZ आपकी कंपनी है, ये कंपनी रजिस्टर्ड आपकी सेबी के साथ। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके बारे में सब चीज़ सेबी को पता है, बट इन XYZ कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर होने से पहले इसके बहुत सारे आपके टाई अप थे किसी और कंपनीज के साथ, जैसे यहाँ पे A1 कंपनी है, A2 कंपनी है, A3 कंपनी है, इनके साथ इनके टाई अप थे, या बहुत सारी कंपनी के साथ इनके टाई अप थे, और ये चीज़ सेबी को नहीं पता थी। ठीक है, बेसिकली A1 कंपनी ने पहले टाई अप किया था, ये फंडिंग उठाई थी इस कंपनी से, और यहाँ पे इन्होंने लॉस दिखा दिया। इस A2 और A1 जो है इन्होंने लॉस दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो लॉसेस हैं ये बेयर कौन करेगा? XYZ कंपनी करेगी, और ये चीज़ सेबी को नहीं पता थी, राइट। तो ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं, ये जो लॉसेस हुए हैं, ये कहलाते हैं आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और इसी से रिलेटेड आपके रूल्स यहाँ पे सेबी ने निकाले थे। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ये रूल्स थे कि इनके बारे मतलब जो XYZ यहाँ पे रूल क्या है, बेसिकली जो भी कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर हो रही है उसे अपने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उनके बारे में इन्फॉर्म करना होगा सेबी को। तो ये चीज़ बेसिकली बताया गया था यहाँ पे। तो ये कब से इफेक्ट में आना है? 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आना है आपका। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड है ये डेवलप किसने किए हैं? दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम which comprises of Associated Chambers of Commerce and Industry of India, that is ASCOM, Confederation of Indian Industry, and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI. Next question है, which laboratory under the DRDO conducted the high altitude trials of the integrated life support system for light combat aircraft, which is Tejas? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा DRDO की जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये टेस्ट किया गया था एट दी 50,000 फीट। ठीक है, 50,000 फीट एल्टीट्यूड पे ये टेस्ट आपका किया गया था। फाइन, अब जो ये आपका इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरर है? तो इट इज लार्सन एंड टर्बो। फाइन, R&D की बात करें, R&D पार्टनर्स कौन से हैं इसके? तो आपकी एक तो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी हो गई, दूसरे आपकी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देन आपकी अगेन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो ये आपके R&D पार्टनर्स इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनिश कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद नासा टू डिप्लॉय फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी बनेगी जो नासा के साथ मिलकर डिप्लॉय कर रही है आपका मोबाइल नेटवर्क? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोकिया। नोकिया नासा के साथ मिलकर डिप्लॉय कर रही है आपका मून का पहला मोबाइल नेटवर्क। क्लियर है? अब ये जो आपका मतलब जो भी डिप्लॉयमेंट इसका होगा वो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम जो है उसके तहत होगा, एंड इनका जो एथीना लैंडर है, ठीक है, ये डिप्लॉय करेगा नोकिया का लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम को, एंड ये यूज करेगा अर्थ बेस्ड सेलुलर टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्टिविटी ऑन दी मून। ठीक है, और ये हमारे काम आएगी, मतलब एस्ट्रोनॉट्स, लूनर व्हीकल्स और मिशन कंट्रोल में ये कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड दी इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन डैश। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? सूरत, गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है ऑन दी फैसिलिटी ऑफ न्यू फैसिलिटी, जो आपकी नई फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है गुजरात के कोसांबा में। कौन सी कंपनी की है? गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड, इसकी फैसिलिटी में ये इनॉग्रेट किया गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फर्म हैज पार्टनर्ड विद जॉन क्रॉकरल, जो बेल्जियम बेस्ड फर्म है, टू प्रोड्यूस टरेट्स फॉर द जोरावर लाइट टैंक। टरेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये चीज जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये चीज आपकी टरेट कहलाती है, और इसे आपका लगाने के लिए ऑन द जोरावर टैंक बेल्जियम की जो ये फर्म है जॉन क्रॉकरल, इसका टाई अप हुआ है इंडिया की इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, और इसके साथ ही इंडिया बेल्जियम का जो डिफेंस टाइज है वो भी स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे जॉइंट वेंचर आपका होगा जो ऑपरेट करेगा 60-40 के रेशियो में। 60 रेशियो रहेगा आपका बेल्जियम की कंपनी का और 40 रहेगा इंडिया की कंपनी का। ठीक है, नाउ जोरावर टैंक जो है ये जॉइंटली डेवलप किए गए थे बाय दी DRDO एंड लार्सन एंड टर्बो, और ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब एक और चीज़ कि एक और आपका यहाँ पे टाई अप हुआ है
जिसमें जो बेल्जियम की कंपनी है थेल्स बेल्जियम, इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडिया की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ, सो दैट दे कैन इंटीग्रेट 70 mm रॉकेट सिस्टम ऑनटू दी मिलिट्री व्हीकल्स। ठीक है, तो मिलिट्री व्हीकल्स पे इंटीग्रेट करने के लिए, मिलिट्री व्हीकल्स पे ये ऐड करने के लिए बेल्जियम फॉर्म जो है आर्मर्ड व्हीकल निगम के साथ कोलैबोरेट कर रही है। ऐसे ही जो टर्रेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे जोरावर टैंक्स में जॉन कॉकर रिल जो है इन्होंने इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना completed 6 years of successful implementation. What is the minimum monthly pension provided by the scheme after the age of 60? तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है उसने 6 साल कंप्लीट किए हैं। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये लाई क्यों गई थी? ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स थे, उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए आफ्टर द एज ऑफ 60 ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और मिनिमम मंथली पेंशन यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती है आपको आफ्टर द एज ऑफ 60, इट इज 3000 रुपीज। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3000 रुपीज एटलीस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये जो स्कीम है स्पेशली डिजाइन की गई थी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए, जो 50% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, अब जो स्कीम है इसे मॉनिटर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन पार्टनरशिप विद एलआईसी एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये तीनों मिलकर इसमें काम करते हैं। फाइन, नाउ अब डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स हैं, उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, मिनिमम मंथली पेंशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नाउ पेंशन फंड मैनेजर इसमें कौन है? एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनरोलमेंट जो है इसका होता है आपका मनधन पोर्टल से या फिर कॉमन सर्विसेज सेंटर से। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट यहाँ पे कैसे होती है? आपकी ऑटो डेबिट फैसिलिटी यहाँ पे होती है जो लिंक की जाती है आपके सेविंग बैंक या फिर जनधन अकाउंट से। ओके, फैमिली पेंशन की अगर बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, आकाश कोई पर्सन है, उसकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, बिफोर आफ्टर योर 60 ईयर्स। ठीक है, इस पर्सन की 60 ईयर्स के बाद में डेथ हो जाती है। इन दैट केस इसकी जो स्पाउस होगी उसको 50% यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अमाउंट का जैसे 3000 है तो 1500 यहाँ पे उसे मिलेगा, उसकी स्पाउस को मिलेगा। क्लियर है? क्राइटेरिया क्या है? पहला है कि वो अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए। दूसरा है उसकी जो एज है वो 18 से 40 ईयर्स की होनी चाहिए जब आप इसके लिए इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तीसरा, मंथली इनकम जो है वो 15,000 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आने चाहिए। तो ये सारे इसके कुछ कंडीशंस हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए होते हैं? तो आधार कार्ड डिटेल्स यहाँ पे चाहिए, आपका सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए या जो भी आपका जनधन अकाउंट है। ठीक है, फिर आपका आईएफएससी कोड एंड मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नाउ अगर बात करें हम एग्जिट और विड्रॉल क्राइटेरिया की, तो पहला सिनारियो है कि अगर पर्सन एग्जिट कर लेता है बिफोर 10 ईयर्स, इन दैट केस जो पर्सन है उसको पूरा जो भी उसने अमाउंट आपका जो है जो भी उसका अमाउंट उसने जोड़ा है वो वापस मिलेगा विद आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर उसने 10 साल कंप्लीट किए हैं बट उसका 60 साल नहीं हुआ है, 60 साल का वो पूरा नहीं हुआ है, इन दैट केस जो बेनिफिशियरी है उसको एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, उसका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा और उसमें एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट उसे मिलेगा। ठीक है, एज अर्न बाय द फंड, और या फिर उसका जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट होगा जो भी इनमें से हायर होगा वो इसको दिया जाएगा। तीसरा केस आ जाता है कि डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की बिफोर 60 ईयर्स और परमानेंट डिसेबिलिटी उसको कोई आ जाती है विच इज कॉज्ड बाय योर एक्सीडेंट। तो इन दैट केसेस यहाँ पे जो स्पाउस है बेनिफिशियरी की वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है या तो वो विड्रॉ कर सकती है। अगर विड्रॉ करेगी तो अगेन उसको जो अमाउंट है वो वापस में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन
एक आपका एक और सिनारियो है, अगर सब्सक्राइबर जो है उसने बहुत टाइम से आपकी जो किस्त है वो नहीं दी है, जो पेमेंट है वो नहीं की है, इन दैट केस, और उसकी डेथ हो जाती है, इस केस में क्या होगा, इन दैट केस जो स्पाउस है वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है उसे, और कंटिन्यू कैसे करेगी, जो भी उसके ड्यू हैं वो उसको पहले कंप्लीट करने होंगे और जो पेनल्टी है वो फुलफिल करनी होगी, आफ्टर दैट वो कंटिन्यू होएगा आपका, मतलब ये स्कीम कंटिन्यू हो पाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके कितने स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है वो इंप्लीमेंट हुई है। तो 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट हुई है। अगर बात करें CSC कवर्ड, कितने कवर्ड किए हैं, तो आपके 3,52,598 ये कवर्ड है एज ऑफ 13 मार्च 2025। ठीक है। एनरोलमेंट कितने हुए हैं, 46,14,722 एनरोलमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। फाइन। नाउ अब टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे ये जो इसके बेनिफिशियरी सबसे ज़्यादा हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है विच इज़ 8.26 लाख, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 6.94 लाख, देन महाराष्ट्र 6.21 लाख, गुजरात में 3.91 लाख एंड नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ 2.33 लाख। ठीक है। Next up question है, in March 2025 the government of India has launched 5 pilot projects to use hydrogen fuel buses and trucks as a part of a national green hydrogen mission. What is the total financial support allocated by the government of India for these projects? तो recently 5 पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें लॉन्च किया गया है एंड अप्रूवल किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने इन 5 पायलट प्रोजेक्ट्स को जो है अप्रूवल भी दिया है। अब टोटल अमाउंट क्या है इन पायलट प्रोजेक्ट्स का, तो इट इज 2.08 बिलियन रुपीज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रुपीज 2.08 बिलियन का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें 37 व्हीकल्स जो हैं वो इंक्लूडेड है और आपके 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस इंक्लूडेड है। अब 37 को भी फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो इसमें भी 2 चीज़ें आ जाएंगी आपकी, एक तो 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स और दूसरा है 22 हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन बेस्ड व्हीकल्स इसमें रहेंगे। ठीक है। अब ये सारी आपकी कंपनीज हैं जो इन जो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। साथ में ही ये जो आपके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं ये 18 से 24 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। साथ में ही नोट करना है इन मंथ ऑफ फरवरी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इनके द्वारा जो है गाइडलाइंस भी आपकी रिलीज की गई थी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज पायलट प्रोजेक्ट्स इन अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंडर विच मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये चीज़ आपकी इन मंथ ऑफ फरवरी लॉन्च की गई थी। नाउ बात करेंगे आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और टोटल आउटले इसका था आपका 19,744 करोड़ का। और कब तक ये चलेगा, फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक ये चलेगा। ठीक है। अब इसके टारगेट्स क्या है या इसके गोल क्या है 2030 तक, क्या आउटकम इसके रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा टारगेट क्या है कि हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 2030 तक। दूसरा है 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हमें करनी है। देन 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें करनी है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड इससे रिलेटेड आपकी ट्रांसमिशन नेटवर्क की। ठीक है। साथ में ही हमें 1 लाख करोड़ तक का इंपोर्ट सेविंग करनी है। हमें 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन जो है उसको कम करना है। ठीक है। फिर हमें 6 लाख जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करनी है और 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे करना है। तो ये हमारा 2030 तक एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स हैं। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर प्राइवेट फंडिंग इन इंडिया सोशल सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 5 years अकॉर्डिंग टू द इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2025। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में आपकी डिटेल बताई गई है कि कैसे हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो सोशल कॉज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई थी और ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, आपकी बेन एंड कंपनी जो यूएसए का आपका फर्म है, यूएसए की आपकी जो कंपनी है, एंड इंडिया की दसारा कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। इट इज बेन एंड कंपनी, दूसरा है दसारा मुंबई बेस्ड कंपनी। इन दोनों ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है एनुअल ग्रोथ रेट प्राइवेट फंडिंग का इंडिया के सोशल सेक्टर में आपके
फॉर द ओवर योर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, आने वाले 5 सालों के लिए। तो ये ग्रोथ बताई गई है 10% से 12% की। ओके, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नोट करना है, रिसेंटली बेन एंड कंपनी ने एक और रिपोर्ट रिलीज की थी, इंडिया @2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इन कोलैबोरेशन विद नेस्कॉम। फाइन, नाउ बेन एंड कंपनी की बात कर लेते हैं। इसके करंट सीईओ हैं क्रिस्टोफर डे वेसर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बॉस्टन यूएसए में, एंड इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पद्माकर शिवलकर, द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज ऑनर्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, इन 2017 विद विच अवार्ड। तो पद्मा शिवलकर जो हैं, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेटर थे जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, और इन्हें 2017 में BCCI ने नवाजा था कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, इन दी डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। और इन्हें पैडी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके नाम पे हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड भी है फॉर मुंबई इन डोमेस्टिक क्रिकेट। Next is, the CRISIL Limited has projected India's GDP growth at -% for financial year 2026. तो CRISIL आपकी जो CRISIL Limited जो कंपनी है, इसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना रहेगी, इट इज 6.5%, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6.5% प्रोजेक्शन दी गई है आपके फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ओके, नाउ MD एंड CEO कौन है क्रिसल्स के, इनका नाम है अमीश मेहता, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1987 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, विच वॉज लॉन्च इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम है कि विमेन का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है, सेफ्टी और लीडरशिप हमें इंक्रीज करनी है आपके लोकल गवर्नेंस में, ठीक है, इसी के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा एटलीस्ट एक मॉडल ग्राम पंचायत हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जेंडर सेंसिटिव एंड गर्ल फ्रेंडली गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की जा सके। अब इस चीज के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाएंगे, और रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी यहाँ पे आपका ताकि जो प्रोग्रेस है उसको एक्सेस किया जा सके रियल टाइम बेसिस पे। तो ये चीज यहाँ पे लॉन्च की जाएगी, क्लियर है। Next is, in partnership with which organization did Niti Aayog release a strategic paper on a quantum computing titled Quantum Computing, National Security Implication and Strategic Preparedness। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर नीति आयोग ने रिलीज किया है एक स्ट्रैटेजिक पेपर, किस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, विच इज क्वांटम कंप्यूटिंग, नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन एंड स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस। ये इन्होंने रिलीज किया था इन कोलैबोरेशन विद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, DSCI के कोलैबोरेशन में इसे इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। इसी के साथ इस इवेंट में नीति आयोग ने लॉन्च किया था फ्रंटियर टेक हब, ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया था, फ्रंटियर टेक हब, जो बेसिकली आपका क्या कहता है, इसका मेन एम है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें प्रमोट करने के लिए, एडवांस टेक्निकल आइडियाज जो हमें हेल्प करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। ओके, नाउ क्वांटम की यहाँ पे बात हुई है, क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो इंडिया का जो मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको कब लॉन्च किया था, 2023 में से लॉन्च किया गया था, और इसके लिए जो बजट दिया गया था वो था आपका ₹6003 करोड़ डेवलप करने के लिए इंडिया को एज अ क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, which company signed a contract worth ₹239 crore with the Ministry of Defence for the supply of multi-mode hand grenade। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कितने अमाउंट का ये डील है, 239 करोड़ का ये डील है फॉर सप्लाइंग दी हैंड ग्रेनेड्स, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को सप्लाई करने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो सब्सिडरी है आपकी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साइन किया गया है। नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु वाज नेम्ड एज द अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर।
तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज नितिन कामत। क्या नाम है इनका? नितिन कामत, जो आपके फाउंडर एंड सीईओ हैं जीरोधा के। ओके, ये अवार्ड भूपेंद्र यादव जी ने दिया था। आपका जो इवेंट आपका हुआ था न्यू दिल्ली में। नितिन कामत की बात करें तो ये जीरोधा के फाउंडर एंड सीईओ हैं और इसका जीरोधा का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बात हुई इन्हें जो है अर्नेस्ट एंड यंग अवार्ड मिला है। अब नितिन कामत जी जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ग्लोबल लेवल पे, विच इज कि ये अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो आपका इवेंट होगा अवार्ड्स में जो होंगे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कहाँ पे होगा? मोंटे कार्लो मोनाको में ये आपका होगा जून 2025 में। क्लियर है? अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका आए कि 2024 का अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये इंडिया के विलियन सुबिया को मिला है, जो करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के एंड चेयरमैन है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के। ठीक है, इन्होंने 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फाइन, नाउ अदर अवार्ड्स जो आपके इस इवेंट में दिए गए थे, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी द्वारा। तो पहला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया था केवी कामत, जो चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के, एंड ज्यूरी स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया था एस सोमनाथन को, जो फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के। नाउ टेल मी हु इज अ करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिसेंटली आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं जिनका नाम है अजीत रत्नाकर जोशी। क्या नाम है इनका? अजीत रत्नाकर जोशी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड ही विल ओवरसी द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट इनके पास रहेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।